Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Specific Relief Act. In the last previous class of Specific Relief Act, we have already discussed in detail discussed about rescission of contract. In today's lecture, we will further discuss the cancellation of instrument. अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है काफी लंबे टाइम से हमने शुरू किया और डिटेल में ही मैं इसको कंसेप्ट आपको करवा रही हूँ, बट मेरे पास पर्सनली कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप थोड़ा सा फास्टली करवाइए क्योंकि हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम आ रहा है और राजस्थान का भी कभी भी जो है आ सकता है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक ऐसा एक्ट है जो हरियाणा एज वेल एज राजस्थान दोनों जगह पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है। अगर हमें किसी भी वस्तु की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है तो फिर हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो ये एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आज वाला लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और आप मेरे चैनल पे अगर नहीं हो तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं हमेशा लेक्चर के एंड में कहती हूँ, बट आज मुझे लगा कि मैं स्टार्टिंग में ही कहूँ कि क्या पता स्टूडेंट्स को ये रहता है कि करें ना करें क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो इन फ्यूचर क्या है आपके लिए कुछ बेनिफिशियल ही होगा। अगर आप एजुकेशनल फील्ड से हो, लॉ का एग्जाम देना चाह रहे हो, लॉ के एस्पायरेंट्स हो, तो मैं अपनी तरफ से इन डेप्थ में जाके आपको कवर करवाती हूँ। एज ए जुडिशियल एस्पायरेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है कंसेप्ट को डिटेल में कीजिए। अगर आप मान लो प्री निकाल भी लेते हो तो अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप मेंस तक भी पहुंच के न के बराबर ही रहोगे। चलिए कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में होता क्या है। रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी मोस्टली यही चीज होता है कि जो कैंसिल किया जाता है कोर्ट के द्वारा, बट ये क्या है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बाय द पार्टी इटसेल्फ हो सकता है। फर्स्ट क्या कह रहा है इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं। जो मैंने रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन करवा दिया था। अगर आप जो चैनल पे न्यू हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा आप चाहते हो रिटर्न नोट्स आपको अलग से कुछ मिले तो मेरा एक ब्लॉग भी है, मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, ब्लॉग लिखती हूँ मैं उसके ऊपर। अभी तो काफी टाइम हो गए, 2-3 महीने से मैंने कोई ब्लॉग नहीं लिखा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे रिटर्न नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो आप उस ब्लॉग पे जा सकते हो। उसका लिंक जो है आज मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। चलिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट, हर एक प्रकार का वो डॉक्यूमेंट होता है। एवरी डॉक्यूमेंट कौन सा, बाय विच एनी राइट और लायबिलिटी इज, जिसमें किसी का राइट और लायबिलिटी परपोर्ट हो रही हो, दिखाई दे रही हो, क्रिएट करा उसमें से बनाई जाती हो। मान लो किसी ने किसी को राइट्स दे दिया, क्रिएट कर दिया, खुद को पार्टी बना दी, कोई कंपनी बना दी, परपोर्ट से ऑटोमेटिक उसके लिए कुछ राइट्स हैं या कुछ ट्रांसफर किया गया हो, या किसी के राइट्स मान लो पहले ज्यादा थे, किसी को पहले 10 किलो प्रॉपर्टी का शेयर मिला हुआ था लेकिन अब उसे जो है कुछ कम कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। किसी के राइट जो है 2 एकड़ का था बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटिंगाइज को तो कम खत्म ही कर दिया गया, या रिकॉर्डेड या उसको नए लेवल पर लेके आया गया। और जो रजिस्टर्ड एक्ट में रिकॉर्डेड मतलब है एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत जो उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। ये जो डेफिनेशन है ना, ये कंप्लीट जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है ये एज पर स्टैम्प एक्ट ही है। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं करवा रही हूँ, मैं जो भी करवाती हूँ आपको मोस्टली कहीं ना कहीं उसका प्रोविजन दिया होता है, मेंशन होता है, तभी मैं उसको उठाती हूँ। अदरवाइज अपने लेवल पे कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ डाउटफुल मैं आपको करवाऊं। फिर बात आती है कैंसिलेशन क्या होता है। कैंसिलेशन को नॉर्मल टर्म में हम कहते हैं इंटरचेंजेबली। ये जो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन के साथ इंटरचेंजेबली है, दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार। बट वेयर एज ओनली डॉक्यूमेंट कैन बी कैंसल्ड, कैंसिल हो जाता है जब कोई डॉक्यूमेंट, एनी एग्रीमेंट वेदर ओरल और रिटन कैन बी रिसाइंड, उसको रिसाइंड भी किया जा सकता है। कैंसिल तो पार्टीज खुद कर सकती है और रिसाइंड जो होता है वो कोर्ट के द्वारा करवाया जाता है। कैंसिलेशन इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम रिफॉर्मेशन। कैंसिलेशन जो है रिफॉर्मेशन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के उससे काफी डिफरेंट होता है। विच इज एन एक्शन बाय कोर्ट, जो कोर्ट का एक्शन होता है और कोर्ट के थ्रू ही उसको जो है पार्टी की जो इंटेंशन को देखकर कोर्ट जो एब्रोगेट कर देती है, जो ड्यूटीज होती है पार्टीज की वो थोड़ा कम कर देती है। कहने का मतलब है कि कैंसिलेशन इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम रिफॉर्मेशन। ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उससे थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि जो रिसिशन की बात है, रिफॉर्मेशन का मतलब रिसिशन जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा किया जाता है और कैंसिलेशन पार्टीज दमसेल्फ कर सकती है। अब आ जाते हैं प्रोविजन पे। अगर आपके पास बेयर एक्ट अभी नहीं है तो आप 2 मिनट के लिए, 2 मिनट क्या 2 सेकंड, 10 सेकंड के लिए या आधी मिनट के लिए जितना आपको टाइम लगे फटाफट आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और फटाफट अपना बेयर एक्ट ले आइए। भी ना बेयर एक्ट के आपके किसी भी लायक नहीं हो कि आप अच्छे से इसको कवर कर पाओगे, चाहे कोई कितना ही टैलेंटेड बच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसे बेयर एक्ट की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। क्या कह रहा है, वन कैंसिलेशन में भी ऑर्डर, कैंसिलेशन को कब ऑर्डर किया जा सकता है। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, अगेंस्ट हुम, जिसके खिलाफ
और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लगता है ना कि कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट था, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, वो वॉइड हो चुका है या वॉइडेबल हो चुका है। देयर आर टू ग्राउंड्स, द फर्स्ट ग्राउंड इज वॉइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और सेकंड इज वॉइडेबल है। तो इन दोनों सेंस में जो है आप कैंसिलेशन करवा सकते हो। जब हमने बात करी थी ना रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, आप सेक्शन 26 भी देख लीजिए, उसमें ये बात कही गई थी कि वॉइडेबल होता है तब जो है रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। जैसे फ्रॉड का एग्जांपल था, उससे म्यूचुअल जो मिस्टेक का एग्जांपल था, डजंट नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, अगर उसमें शो नहीं हो रही थी, तो ये दो टर्म थी। लेकिन उसमें स्पेसिफिकली जो है वॉइडेबल को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया था। उसमें यही बात कही गई थी कि फ्रॉड है, म्यूचुअल मिस्टेक, और आप ये जानते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 19 कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कैंसिलेशन कब ऑर्डर किया जा सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी है या वॉइडेबल है। एंड हु हैज रीजनेबल अप्रीहेंशन दैट, और एक रीजनेबल अप्रीहेंशन आ रही है, किस बात की रीजनेबल अप्रीहेंशन आ रही है, दैट सच इंस्ट्रूमेंट, अगर वो इंस्ट्रूमेंट है, इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग में कॉज हिम सीरियस इंजरी, अगर उसको परफॉर्म किया जाएगा तो सीरियस इंजरी हो सकती है, उस मामले में भी आप क्या करवा सकते हो, कैंसिलेशन करवा सकते हो। दीज आर द सम बेसिक इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मेक यू टू हैव इट एडजस्टड, फिर कोर्ट के पास जाओगे आप और उसे एडजस्ट करोगे, कोर्ट के द्वारा एडजस्ट होता है, एडजुडिकेशन होता है कि वो वॉइड है या वॉइडेबल है। एंड द कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, इन इट्स डिस्क्रिप्शन, अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज करेगी, एडजस्ट इन ऑर्डर टू डिलीवर अप एंड कैंसिल, और उसे लगता है कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए, सो उसके बाद जो है कोर्ट जो है उसको कैंसिल कर देगी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बेसिक कंसेप्ट है। मोस्टली जो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सेम ही होता है, बट इसमें क्या है, ग्राउंड अलग अलग हो गए, वॉइड और वॉइडेबल दोनों के सेंस में कोर्ट कैंसिल कर देगी। रेसिशन में क्या है, फ्रॉड होता है, सॉरी रेक्टिफिकेशन में क्या है, फ्रॉड होता है, म्यूचुअल मिस्टेक की बात आती है या रियल इंटेंशन शो नहीं हो रही है। रिसाइंड किस कंडीशन में होता है, ये भी मैंने आपको डिटेल में करवाया था। रिसाइंड का मतलब होता है कि वो भी वॉइडेबल हो जब, और टर्मिनेबल हो। उसमें ऐसा है, उसमें वॉइडेबल का कंसेप्ट जो है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, बट देखा जाए तो रेक्टिफिकेशन, रेसिशन और कैंसिलेशन मोस्टली सेम ही चीज होती है। रेक्टिफिकेशन में क्या है, कुछ गलतियां हो गई हैं, उनको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमें नहीं पता चल रहा कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, या स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट की क्या इंटेंशन थी, तो कुछ चेंज होने की जब बात आएगी तो उसे जो है रेसिशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। जब रेसिशन की बात आती है तो रेसिशन में क्या है, वॉइडेबल भी होता है, टर्मिनेबल भी होता है और अनलॉफुल होता है, और ऐसा लगता है कि सामने वाले पार्टी को उससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो उस मामले में कोर्ट को लगता है कि हाँ अब जो है इसको रिसाइन कर देना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइन हो जाएगा। उसमें भी कुछ कंपनसेशन का प्रोविजन था जो हमने डिस्कस किया था। इसी तरीके से कैंसिलेशन की जब बात आती है तो कैंसिलेशन में भी क्या है, वॉइड और वॉइडेबल होना चाहिए, और अप्रीहेंशन ऑफ ये है कि सामने वाले पार्टी को सीरियस इंजरी हो सकती है, उस मामले में कोर्ट कर सकता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, लीगल सेंस में समझो तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र नहीं है, ये किसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। फिर सेकंड क्लॉज कहता है इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है किसके अंडर, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, अगर वो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड किया गया है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शैल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर। अब कोर्ट की ड्यूटी बन गई है कि वो एक डिक्री भेजेगी जहां पर इंस्ट्रूमेंट हैज बीन, जहां पर इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर किया गया था। एंड सच ऑफिसर शैल नोट ऑन द कॉपी इंस्ट्रूमेंट कंटेन इन बुक्स ऑफ। अब उसकी क्या ड्यूटी बन जाती है, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, ही हैज ड्यूटी बाउंड टू नोट ऑन द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इन कंटेंट, जो अपनी बुक्स में जहां भी वो ये करता है, रजिस्टर्ड करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, तो वहां पर उसको मेंशन कर देगा। एंड द फैक्ट ऑफ इट्स कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन की बात लिख देगा। तो सिंपल सेंस में आप कह सकते हो कि रजिस्टर्ड हुआ हो, किसके तहत हुआ हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ हो, उस मामले में कोर्ट अलाउ करेगी कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वो जो रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेगी इस डिक्री को, और वहां पर बुक को जो उस कैंसिलेशन में लिखा उसमें नोट कर दिया जाएगा। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ए द ओनर ऑफ ए शिप, ए जो है ओनर है शिप का, बाय फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटेटिंग है, फ्रॉडुलेंटली धोखा कर रहा है और अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करती है, ए हर आ गया ना, तो ए लड़की है, किसी वर्ती वह उसी एरिया की काफी जो है अमीर लेडी है, यानी कि सी के रिगार्डिंग जो शिप्स का काम वो अच्छे से करती है। इंड्यूसिस बी को एक तरीके से धोखा हो जाता है। एंड अंडर राइटर टू इंश्योर हर, उसके बाद वो क्या करता है, रिटर्न में कुछ तैयार कर लेता है मैटर टू इंश्योर हर, उस बात की तसल्ली करने के लिए बी में ऑब्टेन द कैंसिलेशन। उसके बाद क्या है कि बी यहाँ पर क्या ला सकता है कैंसिलेशन के लिए परमिशन। ये आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हो।
मान लीजिए मेरे पास, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे पास बहुत सारी बसेस हैं या नहीं है, दैट डजंट मैटर। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं किसी व्यक्ति को ये कहती हूँ कि मैं तो ना 50-60 बसों की मालिक हूँ और वो जो बस है मैं आपको जो है दे रही हूँ और उससे जो है आप अपने आप का उसका मैं इंश्योरेंस करवाना चाह रही हूँ, इंश्योर कर रही हूँ अपने आप को। तो यहाँ पर जो पॉलिसी है वो बी बाद में कैंसिल कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी की बात आ रही है, इंश्योरेंस ही गलत तरीके से होगा तो बी जो बाद में उसको कैंसिल करवा सकता है। सेकंड एग्जांपल कहता है कन्वेज लैंड टू बी हु इक्विट्स टू सी। ए बी को लैंड देता है, बी जो है आगे सी को दे देता है और उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि सी ने सी को गिफ्ट में दे दिया, बी इक्विट का मतलब गिफ्ट में दे दिया। देर अपन उसके बाद डी गेट्स पोजेशन ऑफ द लैंड, डी आता है उस जो लैंड था उसका पोजेशन ले लेता है और प्रोड्यूस फॉर झूठा दस्तावेज पेश करता है। स्टेटिंग दैट कहता है कि द कन्वेंस वाज मेड टू बी इंटरेस्ट फॉर हिम, कि बी ने कन्वेंस पहले ही ये लिखा पढ़ी कर ली थी कि ट्रस्ट के लिए उसे वो प्रॉपर्टी दी है। सी में ऑब्टेन द कैंसिलेशन, सी क्या कर सकता है, उस फॉल्स डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवा सकता है। ये बी क्यूट वर्ड क्या होता है इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, सॉरी इंग्लिश नहीं, अदर मीनिंग जो आपको समझ में आ जाता है एग्जाम में, गिफ्ट। तो इसे आप गिफ्ट भी कह सकते हो और ये थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि जब हमें उसका ऑल्टरनेटिव पता होता है मीनिंग तो हमें कुछ भी एक्ट करना मुश्किल नहीं होता। फिर बात है ए रिप्रेजेंटिंग दैट, ए अपने आप को प्रस्तुत करता है कि द टेनेंट्स ऑन हिज लैंड वर ऑल एट विल, कि जो टेनेंट्स बैठे हैं उसकी जमीन पे वो सारी उसकी इच्छा से है। सेल्स इट टू बी, और वो प्रॉपर्टी को बी को बेच देता है। एंड कन्वेज इज टू हिम बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर देता है, कन्वे मतलब रिटर्न में फॉर्म में, डेटेड द 1 जनवरी 1877, 1877 1 जनवरी की डेट डालता है। ये इतनी पुरानी डेट क्यों मेंशन की गई है, मैंने ये जो है एज इट इज एग्जांपल्स उठाए हैं, जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 होता था उसमें से एग्जांपल मैंने पिक किए हैं कि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। सोन आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, ए फ्रॉडुलेंटली ग्रांट्स टू सी अ लीज ऑफ पार्ट ऑफ द लैंड, क्या करता है ए फ्रॉडुलेंटली धोखे वाले तरीके से सी को ग्रांट कर देता है कि जो जमीन उसने बेची थी ना उसी का कुछ हिस्सा उसको लीज पे दे देता है, उसको किराए पे दे देता है। अगर वो किराए पे देगा तो अपने आप को, अभी तो सेल ही कर दिया था और उसने जो है किराए पर दे दी, फ्रॉडुलेंटली वर्ड यूज हो गया। 1 अक्टूबर 1876 को, डेट कौन सी रखी है 1 जनवरी 1877 को, कि उस इंस्ट्रूमेंट को उस दिन हम रिटन फॉर्म में यानी कि रजिस्टर्ड करवा देंगे। 1 अक्टूबर 1876 को वो जो है लीज पर दे देता है। एंड प्रोक्योर्स द लीज टू बी रजिस्टर्ड, और उस लीज को रजिस्टर्ड करवा देता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। अभी भी बी जो क्या करवा सकता है, कैंसिलेशन करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर धोखा किसने दिया था, धोखा दिया था इस ए ने, ए जो है धोखेबाज है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल कहता है ए एग्रीज टू सेल, ए सहमत हो जाता है अपनी बेचने के लिए क्या, शिप टू बी को, टू बी पेड फॉर बाय बीज एक्सेप्टेंस फॉर 4 बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक तरीके से अमाउंट होती है कितने रुपए जो है, जैसे चेक होता है उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, तो दे देता है कितने रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, 4 दिए, कितने कितने की, टू बी ड्रॉन बाय ए और बी, जो ए और बी के द्वारा ड्रॉ किए जाएंगे। द बिल वॉज ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, जो बिल थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए, ड्रॉ कर लिए, बट द शिप इज नॉट डिलीवर, पर वो शिप थी उसकी डिलीवरी नहीं की गई एज पर द अकॉर्डिंग। ए शूज बी, ए ने बी को शू किया वन ऑफ द बिल्स के लिए, बी अब चाहे तो कैंसलेशन करवा सकता है सभी बिल्स को। एक केस है इसके रिगार्डिंग, केस की फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट केस इज इम्पोर्टेंट है। केस क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। महिंद्रुद्दीन वर्सेस मुस्तरहमन निसा, ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है आपके लिए मेन चीज यही होता है कि इंपॉर्टेंट जहां पर लैंडमार्क जजमेंट की बात आएगी मैं ऑटोमेटिक आपको कह दूंगी कि दीज जजमेंट्स आर लैंडमार्क, बट जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ ये एक सिर्फ कैजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो उसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ये जो जजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जजमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो जजमेंट्स, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, हर रोज आप देख रहे होंगे अगर आपने लीव लो जैसी एक साइट से अपना एनरोल करवाया हुआ है तो आप देखोगे कि जो जजमेंट्स है ना दिल्ली के पता नहीं कितने जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के। तो हमारे लिए सभी जजमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है जिसमें कुछ नया निकल के आया हो। इस जजमेंट में क्या था कि देयर वाज सेल ऑफ लैंड बाय एन इलिटरेट लेडी, लिटरेट अनपढ़ लेडी के द्वारा एक सेल हुई लैंड की। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वाज नॉमिनल, जिसका अमाउंट था वो बहुत नॉमिनल था। मान लो कोई प्रॉपर्टी 5,000 रुपए की देनी थी या 5 लाख की देनी थी और उसकी अमाउंट जो है 500 रुपए दे दी गई। इट वाज एलिज्ड बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने ये बात कही कि द डॉक्यूमेंट विच वाज एन एग्रीमेंट टू सेल
कि जो डॉक्यूमेंट था एग्रीमेंट टू सेल का, जब भी कोई चीज बेचते हैं उससे पहले एक बयाना लिखा जाता है, एक अर्नेस्ट मनी दी जाती है, was fraudulently converted into a deed of sale, जो धोखेबाजी से कन्वर्ट की गई है. The lower court came to the finding that defendant number was guilty of fraud and fraudulently got the deed of sale at nominal value and has thus treated to plaintiff. कि डिफेंडेंट ने जो है अब क्या किया है, लोअर कोर्ट ने ये बात मानी कि उसने चीट किया है. The defendant and tried to grab the property पर्दा नशीन और illiterate lady. जो पर्दा नशीन किसको बोलते हैं, जो पहले टाइम में घूंघट में रहती थी लेडी, अभी भी गाँव में रहती है, और अनपढ़ लेडी से 50,000 रुपए में आफ्टर हैविंग पेड सिर्फ 5,000 रुपए दे दिया. तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये बात कही कि फ्रॉड के केस में भी डॉक्यूमेंट्स को जो है कैंसिल किया जाएगा. देखिए फ्रॉड के लिए रेक्टिफिकेशन है, तो यहाँ कैंसिलेशन क्यों किया गया. देखिए फ्रॉड क्या है हमारा, ये एसेंशियल्स इसकी बताते हैं. एसेंशियल्स के हमारा जो बेयर लैंग्वेज है वो साफ तौर पे कहता है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जब वॉइड और वॉइडेबल की बात आती है इंस्ट्रूमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, वो इंस्ट्रूमेंट की बात करता है. जब वॉइड एंड वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है तो उस मामले में जो 50,000 की जगह 5,000 में कोई प्रॉपर्टी ली गई तो वो क्या फ्रॉड है. और फ्रॉड हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखते हैं कि अगर फ्रॉड है, मिस्टेक है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जाता है. एसेंशियल ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन की क्या एसेंशियल है ये भी हम देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है. फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल. फर्स्ट है रिटन इंस्ट्रूमेंट इन क्वेश्चन मस्ट बी आइदर कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो, या तो वो वॉइड हो या वॉइडेबल की कैटेगरी में हो. तो दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. क्या होगा, पहली वॉइड होगा, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो होना चाहिए वॉइड, और फिर कह रहा है कि या वॉइडेबल हो. ये 2 कंडीशन है. अगेंस्ट द प्लेंटिफ होना चाहिए. The plaintiff must have reasonable apprehension of serious injury. Plaintiff को serious injury लग रही हो, इससे second important point है apprehension of serious injury from the instrument से serious injury है. और third point क्या कह रहा है, in view of all the circumstances of the case, the court could consider reasonable and proper to administer. तो तीसरी चीज है कि कोर्ट को ये कंसिडर करेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कोर्ट भी यहाँ पर कंसिडर करेगी किस चीज को, रीजनेबल एंड प्रॉपर है कि जो है प्रिवेंटिव जस्टिस जो है उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए. तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके हो गए. एसेंशियल तो मोस्टली जो बेयर एक्ट में दिया वॉइड और वॉइडेबल हो गया. फिर इसमें सेकंड चीज का रीजनेबल अप्रीहेंशन हो गया. थर्ड कह रहा है कि ऑर्डर करेगी जज जो है वो, जज वर्ड यूज किया गया है ना बेयर एक्ट में. देखिए मैंने आपको बेयर लैंग्वेज करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सो जज रिटन ऑर्डर टू डिलीवर अपन कैंसिल. तो कह सकता है कि प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव डिसीजन जो है कोर्ट ले सकती है. ये केस देख लीजिए, प्रेम सिंह वन अदर्स वर्सेस वीरबल एंड अदर्स. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस हैड टॉक्ड अबाउट सेक्शन 31 इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में बात की. द ऑनरेबल कोर्ट वाज ऑफ ओपिनियन दैट, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही कि कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी एंट्रस्टेड अपन वन आइदर द डॉक्यूमेंट. कहता है कि कैंसिलेशन कब किया जा सकता है, वॉइड और वॉइडेबल हो. वही सेम चीजें घुमा फिरा के कोर्ट्स कह रही हैं. Honorable court held that as far as void instruments या documents are considered, the aggrieved party may not be required to file a suit. कि यहाँ पर aggrieved party को जरूरी नहीं है कि वो suit file करे under section 31 specific relief act. Though one a similar concern is raised with regard voidable document, then a suit such shall be required. section 31 के जो पर्पज है वो फुलफिल हो जाता है, तो उसको जो है नीड नहीं है कि वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को जो है कोर्ट में चैलेंज करे. फिर एक और केस है रामकरण वर्सेस भगवान दास. द ऑनरेबल कोर्ट इन दिस केस इंटरप्रेटेड द कंसिक्वेंसेस. उसने बताया, कोर्ट ने कुछ व्याख्या करी. किस चीज की व्याख्या करी कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कुछ किसी ने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया या किसी ने फ्रॉड किया, तो उसके मामले में कैंसिलेशन की बात की गई. द ऑनरेबल जस्टिस कंसिडर्ड मिस रिप्रेजेंटेशन इन ए पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मिस रिप्रेजेंटेशन की बात की, इंस्ट्रूमेंट की बात की, टू ऑब्टेन सर्टेन बेनिफिट्स टू बी इन एक्ट की कुछ बेनिफिट्स जो है उस इंस्ट्रूमेंट से अगर मिले हैं तो वो कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन जो है वो वॉइड और वॉइडेबल होनी चाहिए. ये वही चीज आ गई घूम फिर के. द कोर्ट इन दिस केस सेड दैट सिंस द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर वॉइडेबल, की ऑब्लिगेशन जो था कॉन्ट्रैक्ट का वो वॉइडेबल था. The defendant to the case should have sought relief under the provisions with regards to cancellation of an instrument. डिफेंडेंट जो है इस मामले में कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जो है रिलीफ ले सकता है अगर नहीं करवाया गया था. एंड सच अ क्लेम शैल बी इंस्टीट्यूटेड. और जो क्लेम जो है अगर प्लेंटिफ लेना चाहता है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के तहत ही होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट टाइम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन is considered by the court, and we have also discussed about the limitation act when we start the bare provisions of limitation act. देखिए जो छोटे छोटे एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन उनको सिर्फ मैं बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्लियर करवाऊंगी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा
और मुझे लगेगा कि हाँ अब टाइम काफी बच गया है तो हम उसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है किसी चीज का। फिर बात आती है कि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन करवा सकता है। सेक्शन 31 डज नॉट गिव अ राइट टू ऑल पर्सन फॉर, सभी व्यक्तियों को राइट नहीं देता, डज नॉट गिव राइट्स टू ऑल पर्सन फॉर कैंसिलेशन। फिर कह रहे हैं एक्सेप्ट द पर्सन अगेंस्ट हुम रिटन इंस्ट्रूमेंट, बल्कि वो व्यक्ति करवा सकता है जिसके खिलाफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो वॉइड और वॉइडेबल है और रीजनेबल अप्रीहेंशन है, वही सेम चीज है जो उसके अंदर आगे थी बेयर एक्ट में। फिर कह रहे हैं अगर स्ट्रेंजर टू एन इंस्ट्रूमेंट सीक्स टू हैव इट एडजस्ट, अगर कोई स्ट्रेंजर है, कोई अनजान व्यक्ति और वो ये चाहता है कि इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करवाया जाए कि वॉइड है, तो ही हैज टू शो, उसको भी एक कारण बताना पड़ेगा कि किस वजह से अगर उसका कोई टाइटल डैमेज हो रहा है तब। तो कहने का मतलब है कि हु कैन सीक द रिलीफ अंडर कैंसिलेशन, no other party, no stranger can be allowed by the court to seek a relief after the cancellation of instrument. The cancellation of an instrument is a protective measure. ये एक सुरक्षा कवच एक तरीके से प्रदान किया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने, क्योंकि जो प्रोटेक्शन मिलती है पार्टीज को कहीं ना कहीं उन पार्टीज के राइट्स को हार्म कर देती है। दो द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच दे आर ए पार्ट, हालांकि जो परफॉर्मेंस है दूसरी पार्टी की वो भी उसका एक हिस्सा होती है। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग अनफेयरली, अगर एक पार्टी मान लो उस इंस्ट्रूमेंट से कोई बेनिफिट उठा रही है अनफेयरली, गलत तरीके से, विच इज कोजिंग हार्म, जो चोट पहुंचा सकती है, और इज इंटेंटिंग टू कोज हार्म, और ऐसी इंटेंशन अगर है कि वो सामने वाली पार्टी को वो चोट पहुंचाए, हु हैज अप्रोच्ड टू कोर्ट, तो वो पार्टी जो एग्रीव्ड है वो अप्रोच कर सकती है कोर्ट में। देन सच एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैंसल्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग जस्टिस। तो कोर्ट जो है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वहां पर अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकती है। क्या क्या रिलीफ मिल सकता है इसमें? फर्स्ट मिल सकता है जजिंग द इंस्ट्रूमेंट टू बी वॉइड और वॉइडेबल होगा, तब रिलीफ मिल सकता है। ऑर्डरिंग इट टू बी डिलीवर अपर कैंसिल, ऐसे लगता है कि उसको कैंसिल किया जा सकता है तब रिलीफ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। हाउ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी कैंसल्ड, इंस्ट्रूमेंट को कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है? अंडर द एक्ट देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दो प्रकार के काइंड है। फर्स्ट द कोर्ट कैन आइदर कैंसिल, या तो खुद कर सकती है, एंड कैन अलाउ परफॉर्मेंस ऑफ रिमेनिंग पार्ट। मान लो कोर्ट को लगता है कि आधा पार्ट आप जो है परफॉर्मेंस करवा दीजिए, आधा कैंसिल हो जाएगा, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है। फर्स्ट है आइदर कैंसिल और परफॉर्म करने की बात कर सकती है। फिर हैंड्स एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी पार्शियली और कंप्लीटली, और इस तरीके से पार्शियली और कंप्लीटली जो है क्या करवाया जा सकता है? कंप्लीटली कैंसिल करवाया जा सकता है। कैंसल करवाया जा सकता है, ठीक है। इसको मैं अलग से कर देती हूँ, ये इसमें कहीं टाइपिंग में कोई एरर आ गया होगा, क्योंकि ऐसा होता है मशीन तो मैं हूं नहीं, टाइम भी कम होता है, तो फटाफट मुझे तैयार करने की लगी रहती है। जैसे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होता है उसको इग्नोर कर दिया कीजिए और अपने आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। A suit for cancellation of an instrument is to be distinguished from a suit for declaration. Suit for declaration से ये अलग है, क्योंकि जो suit for declaration होता है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। वो क्या बाइंडिंग ऑन द पार्टीज होता है, बाइंडिंग ऑन द प्लेंटिफ होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। An instrument to which the plaintiff was a party should be cancelled or annulled। कहता है एक इंस्ट्रूमेंट है और उसके अंदर अगर पार्टी का कुछ राइट्स है कि वो कैंसिल करवाए या अनेबल करवाता है कि उसको एस्टेब्लिश करे उसके टाइटल का, तो वो किया जा सकता है। However, when the instrument was won between third parties, तीसरी पार्टी है तो उसके लिए डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज, अगर कोई भी एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का इलीगल है एंड इट इज कैन नॉट बी सीवियर, और ये अलग नहीं हो सकता फ्रॉम द पार्ट विच इज नॉट अनलॉफुल, वही कि दूसरे पार्ट से अलग नहीं हो सकता, तो उसे भी आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। दिस इज बिकॉज द कोर्ट कैन नॉट क्रिएट और काउ, ये वही चीज है, घुमा फिरा के थोड़ी लैंग्वेज का ऐसा है चेंज है। कह रहे कि कोर्ट जो है कैन नॉट क्रिएट, कैन ना तो कोई चीज नया रूल दे सकती है, ना कोई राइट दे सकती है न्यू कॉवेनेंट नए दस्तावेज के साथ। फॉर द सेक ऑफ वैलिडेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वैलिड नहीं कर सकती अगर वो वॉइड है। तो मान लो कोर्ट के पास कुछ पावर्स तो है डिस्क्रिप्शन, लेकिन कोर्ट के पास इतनी भी पावर नहीं है कि कोई भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को जो है वैलिड डिक्लेयर कर दे, वॉइड इंस्ट्रूमेंट को जो वैलिड डिक्लेयर किया जा सके। अब सेक्शन 32 की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 31 में नॉर्मली सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है और सामने वाली पार्टी को कोई बेनिफिट्स हो सकता है या सर्विस सीरियस इंजरी हो सकती है, तो कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि वो एडजस्ट करे, और अगर मान लो डिलीवर किया जा सकता है उसको तो जजमेंट दे दे, अदरवाइज क्या उसको कैंसिल का ऑर्डर कर दे। अब सेक्शन 32 कहता है पार्शली कैंसिल हो जाए जहां पर, वहां के रीजन में वट इंस्ट्रूमेंट में भी कौन से ऐसे दस्तावेज है जो पार्शली उसको आप हाफ जो है वो कैंसिल कर सकते हो। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स, जहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डिफरेंट राइट्स अराइज हो रहे हैं, डिफरेंट ऑब्लिगेशंस अराइज हो रहे हैं, अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग आपके अधिकार हैं।
कोर्ट में क्या कर सकती है, प्रॉपर उचित केस में कैंसिल कर सकती है इसको पार्ट में, एंड अलाउ कर सकती है स्टैंड टू रेजिड्यू, बाकी बचे हुए को वो स्टैंड करे, स्टैंड का मतलब परफॉर्म करे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हाईलाइट कर सकते हो, आप रेड मार्कर से मार्क कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे अपने बेयर एक्ट में कुछ एक मार्क कर लीजिए। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है, सेम वर्डिंग उठा के पूछते हैं एग्जाम में कि प्रॉपर केस है या नेसेसरी पार्टी है या क्या कुछ है, तो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो सेम वर्डिंग का हमें आंसर पता होना चाहिए। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आप अपने बेयर एक्ट में नोट कर सकते हो। अब पार्शियल कैंसिलेशन के रिगार्डिंग कुछ एक मैं इसको आगे कमेंट्री बता देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन सेक्शन 32 में बताया गया। सेक्शन कहता है कि वन ए पार्टिकुलर पार्ट, पार्टिकुलर कोई पार्ट है, कोई विशेष हिस्सा है किसी भी दस्तावेज का, ठीक है, इज अप फॉर ए क्वेश्चन फॉर कैंसिलेशन, क्वेश्चन फॉर कैंसिलेशन आ रहा है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट के सामने, और व्हेन सच एन इंस्ट्रूमेंट हैज सेवरल राइट्स, और इंस्ट्रूमेंट में कई अधिकार है और कई कर्तव्य हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, डिस्क्रिशन है वो कैंसिल कर सकती है ओनली ए पार्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट एंड रेस्ट टू स्टे, और रेस्ट को वो छोड़ सकती है। पार्शियल कैंसिलेशन बेसिकली मतलब होता है कि जब कोई भी पार्ट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो हाफ तो परफॉर्म हो रहा है और हाफ परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उस टाइम में उसे पार्शियल परफॉर्मेंस की बात की जाती है जो सेक्शन 32 में है। कह रहा है कि पार्शियल कैंसिलेशन बेसिकली मींस दैट अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकंसिस्टेंट, जो क्या इनकंसिस्टेंट है, जो भी लॉ है उसके अगेंस्ट है, वॉइड और वॉइडेबल है, शैल बी कैंसल्ड बाय द कोर्ट, उसे कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है, एंड सच कैंसिलेशन शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट, उस कैंसिलेशन का दोनों के अधिकारों पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, एट ड्रॉज ए बिल ऑन बी, एक बिल ड्रॉ होता है जिसमें कुछ पेमेंट की बात होती है, हु एंडोर्स इट टू, जो फिर बी को ड्रॉ होता है कि बी जो है पेमेंट ले लेगा लेकिन बी आगे सी को ट्रांसफर कर देता है, बाय हुम इट अपीयर्स टू बी एंडोर्स बट, और आगे जो है ऐसे लग रहा था कि वो डी के लिए एंडोर्स है और डी आगे ई को कर देता है। सी का जो एंडोर्समेंट था वो गलत तरीके से, सी ने आगे कोई पेमेंट आई वो आगे ट्रांसफर जब करी तो गलत तरीके से करी, सी इज एंटाइटल्ड टू एंडोर्स, सी का जो एंटाइटल यानी कि सी के पास जब वो आया था ना बी से, तो वो क्या फौज तरीके से है, तो सी क्या है यहाँ पे एंटाइटल है कि कैंसिल करवा सकता है, और लिविंग द बिल टू स्टैंड इन द रिस्पेक्ट, और दूसरी जगह पर वो वैल्यू माना जाएगा, सिर्फ सी को लगा कि वो फौज है, तो यहाँ पे पार्शियली जो है वो करवाया गया है परफॉर्म और पार्शियली कैंसिल्ड हो गया। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट, ये आ गया मेन पॉइंट, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ, बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या देखिए, अगर बात आ जाती है कि अब पावर है, ठीक है, कैंसिल तो हो गया, अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएगी या जो रिस्टोर बैक करेगी, जो भी बेनिफिट्स हैं वो वापस देने पड़ेंगे, क्या कुछ प्रोविजन होगा, ये जो है मैंने आपको सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो है माइनर के जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताया था, और ये माइनर के उस लेक्चर में मैंने जो है डिटेल डिस्कशन जरूर करवाया, मैंने कोई नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवाए थे, मैंने बोर्ड पर करवाया था, तो उससे रिलेटेड मैंने माइनर के रिगार्डिंग क्या कुछ आगे जो है, अगर मान लो कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड की बात आ गई, हमने पढ़ा है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वॉइड होता है तो क्या उसको 33 के तहत जो है उसको रिस्टोर बैक किया जा सकता है, मान लो कुछ पैसे दे दिए गए थे माइनर को और माइनर से क्या वो वापस लिया जा सकता है, तो वही कंसेप्ट आज थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट, पावर, कोर्ट के पास पावर है, रिक्वायर बेनिफिट, जो बेनिफिट्स है उनको रिस्टोर कर देगी, वापस दे देगी। मान लो प्लेंटिफ था या डिफेंडेंट था, उसने कुछ प्रॉपर्टी के बदले कुछ पैसा ले लिया या कुछ चीज गिरवी रख के कुछ पैसा ले लिया, तो वो पैसा रिस्टोर हो जाएगा, और कंपनसेशन का भी ऑर्डर कर सकती है। व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड, जब इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो जाएगा, और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज वॉइड, और ये माना जाएगा कि ये वॉइड और वॉइडेबल है, दोनों चीजें होगी। ऑन एडजजिंग, एडजजिंग का मतलब है कि कोर्ट ने दोनों पार्टियों को सुना, दोनों पार्टियों के अपने अपने व्यूज देखे, दोनों के एविडेंसेस करवाए। ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन के बाद द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम जिसको रिलीफ ग्रांट हुआ है टू रिस्टोर करे, सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट ही मे हैव रिसीव्ड, जो बेनिफिट उसने लिए थे फ्रॉम द अदर पार्टी, एंड टू मेक एनी कंपनसेशन, अगर कोई कंपनसेशन था वो भी देना है तो वो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, किसके द्वारा, कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम द सच रिलीफ, जिससे रिलीफ ग्रांट हुआ है उसको कहेगा कि रिस्टोर करो जी, जो भी 100 रुपये आपने लिया था या कोई दूसरा बेनिफिट आपने लिया, मान लो मकान ले लिया अपने पोजीशन में और उसके बाद आपने किराए पे देते, कुछ किराया लिया, वो बेनिफिट दीजिए, या किसी पार्टी को कोई लॉस हो गया तो वो लॉस जो है आप पूरा कीजिए, उसके लिए कंपनसेशन की भी बात कोर्ट करेगा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है।
सेकंड क्लॉज कहता है वेयर डिफेंडेंट सक्सेसफुली रजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड, डिफेंडेंट जो रजिस्ट करता है, रजिस्ट का मतलब विरोध करता है इस ग्राउंड पे कि दैट द इंस्ट्रूमेंट ought टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज void, कि जो इंस्ट्रूमेंट जिसको एनफोर्स किया गया है अगेंस्ट हिम इज क्या है, वॉइडेबल है। द कोर्ट में इफ द डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड, अगर डिफेंडेंट ने कोई बेनिफिट लिया है इंस्ट्रूमेंट के अदर पार्टी से, रिक्वायर हिम, तो डिफेंडेंट को भी कहेगी कि वो वापस करे, और सच बेनिफिट्स जो भी अदर बेनिफिट्स है या मान लो कंपनसेशन है। तो इसमें भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप नोट करो। ये डिफेंडेंट्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, डिफेंडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर कि डिफेंडेंट्स, पहले वाला प्लेंटिफ हो गया, अब वाला डिफेंडेंट हो गया। तो टू बी रिस्टोर्ड अगेंस्ट हिम, तो ये क्या करेगा, रिस्टोर करने की बात करेगा। जहाँ सूट वॉइडेबल है, क्या रिस्टोर करेगा, जो भी बेनिफिट्स उसने लिए थे, कौन से सच बेनिफिट्स, और मेक कंपनसेशन है, और उसके लिए कंपनसेशन की भी बात करेगा। दैट द एग्रीमेंट sought टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज void, अगर वो void है by reason of his not having been competent to contract, वो competent to contract नहीं था अंडर सेक्शन 11, आ गया ना मेन पॉइंट। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का माइनर की बात करता है कि अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी कोर्ट क्या कर सकती है, अगर वो डिफेंडेंट और रिसीव किए बेनिफिट्स अंडर द अग्रीमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी रिक्वायर हिम टू रिस्टोर, उसको क्या कहेगी कि तो आप रिस्टोर करो जी, जो भी रुपया पैसा लिया था आपने, सो फार एज मच मे बी सच रिलीफ टू द पार्टी टू द एक्सटेंट, जितने लेवल पर उसकी स्टेट जो है उससे फायदा उसे हुआ था, उस लेवल पर कोर्ट ऑर्डर कर देगी। फिर कह रहा है, ये तो आ गया ना सेकंड क्लॉज में, कि अगर कोई माइनर के साथ भी कॉन्टेक्ट है और माइनर कॉन्टेक्ट कर रहा है और उसमें कुछ बेनिफिट्स ले रहा है, तो माइनर को भी पे करना पड़ेगा, रिस्टोर बैक होगा। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू रिसीव, वही हेडिंग है, द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड एंड फेयर कंपनसेशन, वही चीज है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं। द प्राइमरी एम ऑफ दिस सेक्शन, जो इस मेन जो मुख्य एम जो है इस सेक्शन का, वो ये है कि कोर्ट जो है क्या है, सर्विंग जस्टिस टू द पार्टिसिपेंट, पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल अगर हो जाता है तो जो जजमेंट जस्टिस है, मेन प्रोवाइड करना क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करने की बात हो रही है यहाँ पर। दिस सेक्शन फर्स्टली, सबसे पहले तो सेक्शन कहता है कि व्हेन द कोर्ट डिसाइड करेगी कैंसिल होगा, आइदर पार्शियली होगा या कंप्लीटली होगा, देन द पार्टी टुवर्ड्स हुम सच रिलीफ ग्रांटेड रिक्वायर्ड टू आइदर रिस्टोर, या तो वो रिस्टोर कर देगी बेनिफिट्स को जो क्लेम किए गए थे, ही और शी, जरूरी नहीं है कि आदमी और लड़की भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, अदर पार्टी से, और टू मेक द रिक्वायर्ड अमाउंट टू कंपनसेशन की भी बात कर सकता है। सच कंडीशंस आर पुट फोर्थ बाय द एक्ट एंड एन इंटेंशन टू डिलीवर जस्टिस, ये कंडीशन जो है किसके लिए है, इंटेंशन थी कि जस्टिस दिया जाए, ठीक है। टू द पार्टीज एज ए कोर्ट इज ए प्लेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कोर्ट ये एक ऐसी जगह है जो रिस्पॉन्सिबल होती है जस्टिस डिलीवरी करने के लिए। कंपनसेशन बाय द माइनर, माइनर को कंपनसेशन के मामले में सबसे पहले एक लैंडमार्क केस था लेजली वर्सेस शेरिल का, मैंने आपको करवाया था, इसमें इंग्लैंड का ही केस है। इस इंग्लैंड के केस में ये बात कही गई थी कि अ माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड, माइनर से जो भी मनी है, द मनी ऑब्टेन्ड बाय माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनर एज द सेम कैन नॉट बी ट्रेस्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि मनी जो है माइनर के साथ आप जो है रिकवर नहीं करवा सकते। इफ ए माइनर इज आस्क्ड टू पे बैक द मनी, अगर माइनर पेमेंट देने की बात कहेगा, इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की निभाने की बात हो रही है, विच द लॉ डज नॉट, लॉ जो है परमिट नहीं करता। कहने का मतलब एक तरीके से तो हम कह रहे हैं कि माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो, और दूसरी तरफ से आप उसे कह रहे हो कि पेमेंट आप रिस्टोर कर दीजिए, इसका मतलब तुम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन निभा रहे हैं। अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन निभा रहे हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड का माइनर की जो है रूल जो है वो बिल्कुल लॉ जो है वो डैमेज हो जाएगा। द क्वेश्चन ये राइज हुआ इंडिया के अंदर कि माइनर कैन बी आस्क्ड टू रिस्टोर बैक बेनिफिट और नॉट, कैन ए माइनर बी आस्क्ड टू पे कंपनसेशन टू अदर पार्टी, हाउ फॉर, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इट में भी रेलेवेंट डिस्कस, पुराना जो एक्ट था सेक्शन 39 और 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो सेम एज इट इज ही था, लगभग 31 जो करंट का जो हमारा एक्ट है सेक्शन 31, 32, 33 और उस टाइम का 39, 40 और 41 इससे रिलेटेड था। कह रहे कि देन अप्रिशिएट द चेंज, जो चेंज आया सेक्शन 33 में ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, वेदर अ फ्रॉडुलेंट माइनर कैन बी आस्क्ड टू, फ्रॉडुलेंट है जिसने धोखेबाजी करके बेनिफिट लिया, तो क्या उसको कुछ मिलना चाहिए, रिस्टोर बैक होना चाहिए। तो ये कुछ कंसिडरेशन कुछ केसेस में आए, उन केसेस को हम समझते हैं, उसके बाद हमें खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या होना चाहिए। सबसे पहला इसमें लैंडमार्क केस है, दैट केस इज, ये इंपॉर्टेंट केस है, मैं स्टार बना देती हूँ, आपको पता रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या था, ये स्टार भी गायब हो जाता है,
कई बार तो माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि पता नहीं चलता कौन सा की हमें दबाना है और कौन सा नहीं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट केस है। ये केस क्या कहता है कि द माइनर हैड अप्लाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द मॉर्गेज डीड। माइनर ने क्या किया, अप्लाइड कर दिया कैंसिलेशन ऑफ मॉर्गेज डीड की बात कही कि मैंने जो एक डीड कर ली थी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी कर दी थी, सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है मेरा ये डॉक्यूमेंट कैंसिल किया जाए। प्रिवी काउंसिल ने ये जो क्वेश्चन कंसीडर किया और कंपनसेशन जो है उसके द्वारा दिया गया अंडर सेक्शन 441 में। इट वाज हेल्ड दैट, ये बात कही गई इन दिस केस, इस केस में कि द लोन हैज बीन एडवांस टू द माइनर विद द फुल नॉलेज, कि माइनॉरिटी का पूरी नॉलेज थी मनी लेंडर को, वो जो है कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकता। ऑन द क्वेश्चन ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 41 की जब बात आती है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसका डिफरेंस बताता है कि वन व्यू क्या कहती है हाईकोर्ट का। एक व्यू तो ये कहता है, यहाँ पर दो व्यू निकल के आए, एक लाहौर हाईकोर्ट का व्यू था और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जो लाहौर हाईकोर्ट का व्यू था वो खान गुल लखा सिंह का केस है। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको भी नोट करेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें बात कही गई थी कि वेयर द प्लेंटिफ हु हैड एडवांस्ड अ सम ऑफ, प्लेंटिफ ने रुपया एडवांस में लिया था, माइनर से एक्शन लेके आया कि उस अमाउंट को वापस लिया जाए। माइनर को यहाँ पर रिफंड करने के लिए कहा गया कि माइनर को जो है वो रिफंड करना पड़ेगा। तो इसमें तो खानगुल के केस में तो रिफंड की बात कही गई। इसके बाद अयोध्या प्रसाद का केस आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही कि लाहौर हाईकोर्ट का जजमेंट है पूरा का पूरा एंटायरली उसका ऑपोजिट व्यू लिया। एज रिगार्ड 2 पॉइंट, 2 पॉइंट डिस्कस किए गए। फर्स्ट पॉइंट था कंपनसेशन अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड सेकंड था द क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंपनसेशन, कि क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कंपनसेशन मिल सकता है। सेकंड कि क्या जो रेस्टिट्यूशन है, रेस्टिट्यूशन का मतलब रिस्टोर बैक, रेस्टिट्यूशन का आप अदर मीनिंग क्या लोगे, रिस्टोर बैक, कि जो भी कुछ बेनिफिट्स लिया है उसको वापस लिया जाए। रिस्टोर बैक की बात कही गई है इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्टोर बैक इसी का ही सेम मीनिंग है। आप इसको माइंड में रखिएगा कि इसका ये सेम मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर रिस्टोर बैक का। अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई बात हो जाता है, रिस्टिट्यूशन की बात है कि क्या तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए या रिस्टोर बैक होना चाहिए। द कंक्लूजन डिफरेंट निकल के आए क्या, रिगार्डिंग द माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें टू कंपनसेट करना, इट वाज हेल्ड दैट अ माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड। देखो खानगुल वाले केस में कहा कि दिया जाएगा, कह रहा है कि हेल्ड दैट द माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड टू गिव एनी रिलीफ टू अदर पार्टी व्हेन द माइनर इज अ डिफेंडेंट। अगर वो डिफेंडेंट है तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अ माइनर कैन आस्क बी रिलीफ व्हेन ही हिमसेल्फ टू प्लेंटिफ वांट सम रिलीफ फॉर हिमसेल्फ। अगर वो अपने लिए कुछ बेनिफिट मांग रहा है तो उस टाइम जो उसे रिलीफ की बात कही जा सकती है। इफ द माइनर हु इज डिफेंडेंट इन द केस आस्क्स टू प्रोवाइड रिलीफ की बात करता है सेक्शन 41 में, विल नॉट अमाउंटिंग, तो इसका मतलब है कि एनफोर्सेबल नहीं होगा और वो वॉइड माना जाएगा। मान लो प्लेंटिफ, अगर माइनर प्लेंटिफ है, वो कहता है जी मेरा इतना नुकसान कर दिया गया, तो माइनर को बेनिफिट्स मिलेंगे। बट अगर माइनर ने कुछ नुकसान कर दिया और वो डिफेंडेंट है तो सामने वाली पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये बात इसमें कही गई। रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ पेइंग मनी कंपनसेशन बाय द माइनर, रूल जो है लेस्ली वर्सेस सेरिल का जो रूल है उसको यहाँ कंसिडर किया गया इस केस में, अयोध्या प्रसाद के केस में। एंड इट वाज हेल्ड दैट, ये बात कही गई, माइनर में भी आज टू रिस्टोर बैक, माइनर को रिस्टोर बैक के लिए कहा जा सकता है। द प्रॉपर्टी इफ द सेम कैन बी ट्रेस्ड, अगर प्रॉपर्टी जो है मिल गई है तो प्रॉपर्टी वापस करने की बात कही जा सकती है, बट उसको कंपनसेशन की बात नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से आप इसे कहिए कि इंपॉर्टेंट ही है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइंस है। इट वॉज सेड दैट वेयर द कॉन्टेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात होती है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी वो वॉइड है, तो उस प्रॉपर्टी का पता है भी कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द प्रोमिसी कैन बी फॉलोड, तो उसको फॉलो किया जाएगा। देयर इज एवरी इक्विटी, यहाँ एक इक्विटी जो डिस्क्रिशनरी पावर है, लॉ की बात है, जस्टिस की बात है, तो उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जाएगा। बट वेयर द प्रॉपर्टी इज नॉट, जब प्रॉपर्टी का पता नहीं है तो किस वे में जो कंपनसेशन है वो माइनर के अगेंस्ट कैसे मिल जाएगा। डिक्रीइंग द क्लेम वुड बी ऑलमोस्ट टेंटामाउंट टू एनफोर्सिंग द माइनर्स पेक्यूनियरी लायबिलिटी, कि अगर आप ऐसी डिग्री कर देते हो कि उसमें एनफोर्सेबिलिटी दे दी टेंटामाउंट, स्टार्टिंग से ही आप माइनर के वहां पर लायबिलिटी अराइज कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मोहारी बीबी के केस में क्या बात हुई थी,
मोहारी बीबी के केस में कहा गया था अगर पूरी नॉलेज थी तो किसी प्रकार का मनी लेंडर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। खानकुल के केस में यह था कि रिफंड करने की बात है। अयोध्या प्रसाद में कोई रिस्टोर बैक नहीं होगा, प्रॉपर्टी ट्रेसेबल है तो रिस्टोर बैक हो जाएगी। लेजली वर्सेस सेल का केस यहाँ पर कंसिडर किया गया था। उसके बाद एक और प्रेजेंट पोजीशन अगर हम देखें आज के पोजीशन में क्या कुछ है, हमारे कोर्ट्स में क्या चल रहा है। इन द व्यू ऑफ द अबव स्टेटेड प्रोविजन प्रेजेंट पोजीशन क्या है, इफ ए माइनर गोज टू द कोर्ट, प्लेंटिफ के तौर पे जाता है इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाने के लिए, कोर्ट की इच्छा है कि वो कैंसिलेशन करे माइनर का और रिस्टोर कर दे बेनिफिट्स को और कंपनसेशन दे दे दूसरी पार्टी को, जो जस्टिस जरूरी है। कह रहा है कि अगर पार्टी प्लेंटिफ है, माइनर प्लेंटिफ है, तो उसके रिगार्डिंग में ये होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेजेंट प्रोविजन इज टू रिस्टोर द पार्टी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगी, स्टेटस को हो जाएगा। स्टेटस को का मतलब जो पोजीशन पहले थी उसी पोजीशन पे आ जाएगा प्रॉपर्टी के मामले में। वेयर द माइनर डिफेंडेंट है उस केस में और वह अपना बचाव कर रहा है इस ग्राउंड पे कि वो कॉन्टेक्ट के लायक ही नहीं था, कॉन्टेक्ट कर ही नहीं सकता था, उसमें कोर्ट में आस्क हिम टू कोर्ट कहेगी कि जो तूने फायदा लिया वो फायदा वापस करो एंड द एक्सटेंट हिज स्टेट हैज बीन बेनिफिटेड देयरबाय, और जो स्टेट है जो प्रॉपर्टी उससे बेनिफिट जो है वो भी वापस किया जाएगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट्स आएंगे उन बेनिफिट्स के थ्रू वापस किया जाएगा। एक कोई केस भी था इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें क्या हुआ था कि माइनर की जगह उसके फादर को पेमेंट भरने के लिए बात कही गई थी। तो इसमें कहा गया अगर प्रॉपर्टी के बेस पर कोई रुपया आपने लिया है तो उस प्रॉपर्टी के उस स्टेट से जो बेनिफिट आएगा उसके थ्रू जो है आप कंपनसेट किए करोगे दूसरी पार्टी को। थ्रू दिस प्रोविजन द पार्टीज आर ट्राई टू बी पुट ऑन द प्री कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी जो प्री कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में थी तो वही हो जाएगा। फिर कंपनसेशन जो है मनी में इज, और ये बात भी कही गई कंपनसेशन जो है परमिटेड है और आप अगर मनी के फॉर्म में कंपनसेशन देना चाहते हैं, कोर्ट ऑर्डर करना चाहे कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में समझे, इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि जो रूल ऑफ इंग्लैंड लॉ जो लेजली वर्सेस लेजली के इज नॉट अप्लीकेबल इन इंडिया, वो करंट में इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो हो गया आज का हमारा कंसेप्ट कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपने आज का ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट्स इसमें करनी चाहिए तो मुझे आप वो भी बता दीजिए, जिससे मैं अपना ये कुछ वे ऑफ टीचिंग भी इम्प्रूव कर दूं और आपके लिए जो बेनिफिशियल हो उसके मैं करने का प्रयास करूंगी। लेकिन एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि मैं अब जैसे मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि जो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाइए, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा फास्टली भागना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोविजन को उठाना पड़ेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत कम लेक्चर जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो भी इतने डिटेल नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं इसको डिटेल में करवाऊं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। फार्मर एजुकेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन इंटरनेट का इशू अभी कुछ ही जगह है, सारी जगह इंटरनेट का इशू नहीं है। और कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।